यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पीपीटी में मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को डिजाइन कर दिया। अब जो लोग वीडियो में लास्ट तक रुके होंगे उनको तो ये सारे पॉइंट्स देखने को मिल गए होंगे। अल्प प्राण और महाप्राण की बात ही मत कीजिए, क्योंकि अल्प प्राण महाप्राण ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं होगा जहां पर आपसे 1 नंबर ना पूछ लिया जाता हो। वीडियो को बीच में छोड़ने वाले जितने भी लोग हैं अब कहीं ना कहीं वो ये चीजें बिल्कुल मिस कर दिए, क्योंकि इसी को मैंने लास्ट में रखा है, क्योंकि जो वीडियो में लास्ट तक बना रहेगा उसी को ये सारे की पॉइंट्स मिलने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, विनायक क्लासेस प्रयागराज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को बिल्कुल पता होगा कि अपनी जो यूपी टेट हिंदी की क्लास है वो बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रही है, यानी कि दोस्तों बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर के अपनी हिंदी की जो क्लास है वो स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें हम लोग पहले क्लास को ऑलरेडी कर लिया हुआ है, जिसमें हम लोगों ने बिल्कुल भाषा के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है। अगर आप उस वीडियो को ना देखे हो तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर प्लेलिस्ट के सेक्शन में उस वीडियो का आपको लिंक मिल जाएगा। वहां से देखने के बाद आप इस वीडियो को देखिए तो आपको ज्यादा चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। आज की वीडियो में मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा कि व्याकरण के मुख्य 3 अंग होते हैं, जिसमें आपका एक होता है वर्ड विन्यास, दूसरा होता है शब्द रचना और तीसरा होता है वाक्य रचना। वर्ड विन्यास का मतलब होता है कि वर्णमाला, वर्णमाला के बारे में आपको बिल्कुल विस्तार तरीके से पढ़ना है। तो उसी वर्णमाला के बारे में आज की इस क्लास में हम लोग बिल्कुल विस्तार तरीके से चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आप बिल्कुल अभी फ्री हैं तभी इस क्लास को आगे जारी रखिए, अदरवाइज इसको आप सेव करके रख सकते हैं, इसको बाद में देख सकते हैं, क्योंकि अभी आप अगर बीच में वीडियो छोड़ करके जाएंगे तो चीजें आपकी बहुत सारी छूट जाएंगी जो कि आपके डायरेक्ट आपके एग्जाम में मिलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग देखते हैं वर्ड विन्यास यानी कि अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स क्या होता है, जिसमें मैंने आपको बताया कि इसमें हम आपको पूरी वर्णमाला के बारे में बिल्कुल विस्तार तरीके से बताएंगे। तो वर्णमाला को जानने से पहले सबसे पहले आप वर्ड जानिए यानी कि लेटर क्या होता है, क्योंकि अगर आपको वर्ड से ही नहीं पता होंगे तो आप ये नहीं समझ पाएंगे कि वर्ड विन्यास यानी कि पूरी वर्णमाला क्या होती है। बात करें दोस्तों वर्ड के बारे में तो दोस्तों देख सकते हैं कि मैंने बहुत ही विस्तार तरीके से सारी चीजें बिल्कुल सिस्टम वाइज से लिख लिया है। तो अगर आप वीडियो को पूरा कंप्लीट देखते हैं तो यकीन मानिए वर्डमाला से तो खास तौर से आपके कोई भी डाउट बचने वाले नहीं है। बात करें दोस्तों वर्ड की तो देख सकते हैं कि मुख से निकलने वाली प्रत्येक जो सार्थक ध्वनि होती है उसी को हम वर्ड कहते हैं, अर्थात भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और भी टुकड़े नहीं किए जा सकते वही वर्ड कहलाते हैं, जिन्हें सामान्यतः हम अक्षर भी कहते हैं। तो ये आपको बिल्कुल याद करके रखना है, नोट डाउन करके रखना है। मैं आपको यहाँ पर सारी पीपीटी शो कर दे रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपने गैलरी में भी सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि अब आपको वर्ड से कोई डाउट नहीं रह गए होंगे, यानी कि मुख से निकलने वाली जो प्रत्येक सार्थक ध्वनि होती है उसी को हम वर्ड कहते हैं, जिसे सामान्यतः अक्षर भी कहा जाता है। आप सभी ने बिल्कुल सुना होगा, और वर्ड के टुकड़े नहीं किए जा सकते, ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये आपके यूपी टेट एग्जाम में कई बार पूछा गया है और हो सकता है कि इस बार भी आपके यूपी टेट एग्जाम में पूछ लिया जाए। अब दोस्तों वर्ड से रिलेटेड मैंने कुछ कीवर्ड जो है नोट के तहत यहाँ पर मैंने आपको दे दी है, ये आपको बिल्कुल याद करके रखना है। वर्डों को मिलाने से शब्द बनते हैं, ये चीजें आपको बिल्कुल याद करके रखनी है। ये आपके डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाएगा, और कैसे पूछा जाएगा ये भी मैं आपको आगे बता दूंगा। और जो लोग इससे पहले यूपी टेट एग्जाम दिए होंगे उनको ये पता होगा कि वर्डों को मिलाने से शब्द बनते हैं, ये किस तरीके से प्रश्न आपके यूपी टेट और सी टेट एग्जाम में बन जाता है। नंबर 2 पर दोस्तों बात करें तो दोस्तों देख सकते हैं कि वर्डों की जो क्रमबद्धता होती है उसी को वर्णमाला कहते हैं, अर्थात वर्डों के समूह को ही हम वर्णमाला कहते हैं। ये भी आपको नोट डाउन करके रखना है, याद करके बिल्कुल रख लेना है, क्योंकि इस वर्ड को बिल्कुल दोस्तों अपने जहन में याद करके रख लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपके बार बार क्वेश्चन बन जाते हैं कि वर्डों की क्रमबद्धता को क्या कहते हैं, यानी कि वर्डों के समूह को क्या कहते हैं। ये आपका बार बार आपके एग्जाम में पूछा गया हुआ सवाल है, तो इसे आप याद करके नोट डाउन करके रख सकते हैं। नंबर 3 पर दोस्तों देख सकते हैं कि हिंदी में वर्डों की जो मूल संख्या होती है वो 44 होती है, यानी कि अगर आपसे अलग अलग पूछ ले तो आपको बताना है कि 11 जो होते हैं वो आपके स्वर होते हैं और 33 आपके जो होते हैं व्यंजन होते हैं, और कुल संख्या इनकी 52 होती है। यानी कि दोस्तों जब मूल संख्या
संख्या की बात करें, यानी कि हिंदी में वर्डों की मूल संख्या की बात करें, तो आपको बिल्कुल बताना है कि 44 होते हैं, जिसमें 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से सुनते जाइए, इसको नोट डाउन करते जाइए, यहीं से आपके हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और यहीं से आपके क्वेश्चन जो है गलत हो जाते हैं। और बाद में जब आप यूपी टेट फेल हो जाते हैं तो बाद में आप अपने को ही दोष देते हैं कि मैंने अच्छे से प्रिपरेशन नहीं की, अच्छे से तैयारी नहीं की। आप कैसे अच्छे से तैयारी करेंगे, अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे? आप तो सोचते हैं कि बस वीडियो पर आए हैं, वीडियो को स्किप करके या फिर इसको फॉरवर्ड करके जल्दी जल्दी से देख ले, सारी चीज़ें मुझे याद हो जाएंगी। तो दोस्तों ऐसा भी बिल्कुल नहीं होता है। अगर आपको क्वेश्चन सही करने हैं तो आपको थोड़ा सा टाइम देना होगा, आपको वीडियो को प्रॉपर तरीके से अच्छे तरीके से समझना होगा, पढ़ना होगा, तभी आपके जो क्वेश्चन है, आपके यूपी टेट एग्जाम हो चाहे आपके कोई भी एग्जाम हो, वहां पर आपके जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि हिंदी में जो वर्डों की जो मूल संख्या होती है वो आपकी 44 होती है, जिसमें आपके 11 स्वर और 33 जो होते हैं वो व्यंजन होते हैं। जबकि अगर हम कुल संख्या की बात करें तो कुल संख्या 52 होते हैं, जिसमें 11 स्वर, 33 व्यंजन, 2 अयोगवाह, 2 विकसित व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। अब जो लोग यहाँ पर पहली बार हिंदी पढ़ रहे होंगे उनको तो ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि अयोगवाह क्या होते हैं। चलो स्वर और व्यंजन तो वो कक्षा 1 से लेकर के 10 तक पढ़ते हैं, उनको ये सारी चीज़ें बिल्कुल समझ में आ रही हैं कि स्वर और व्यंजन क्या होता है। लेकिन बहुत से ऐसे बच्चे होंगे, आप कमेंट करके बताना, जिनको ये नहीं पता होगा कि अयोगवाह क्या होता है, विकसित व्यंजन क्या होते हैं और संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं। तो आपको टेंशन बिल्कुल भी लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप विनायक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आए हैं। यहां पर आपको बहुत ही विस्तार तरीके से सारी चीजें बिल्कुल डिटेल में बताई जाने वाली हैं। तो दोस्तों यहां पर अभी तक मैं जो बता रहा हूं बस उसको नोट डाउन करके चलिए। आप टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए कि अयोगवाह क्या होता है, विकसित व्यंजन क्या होता है और संयुक्त व्यंजन क्या होता है। इनके बारे में मैं आपको बिल्कुल डिटेल तरीके से सारी चीजें बताने वाला हूं। तो यहां पर अब आपको क्लियर हो गया होगा कि मूल संख्या क्या होती है और कुल संख्या क्या होती है, और मूल संख्या में कितने स्वर और कितने व्यंजन होते हैं, और कुल संख्या में कितने स्वर और कितने व्यंजन और कितने अयोगवाह, कितने विकसित व्यंजन और कितने संयुक्त व्यंजन होते हैं। उम्मीद करते हैं ये सारी चीजें बिल्कुल आपकी क्लियर हो गई होंगी और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिए होंगे। अब दोस्तों वहीं पर आपको मैं यहाँ पर दिखा दूं हिंदी वर्णमाला, ये क्या होती है, इसके बारे में आपको बहुत ही विस्तार तरीके से पढ़ना है, क्योंकि यहीं से सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाते हैं। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा अभी जूम आउट इसको कर लेता हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ी सी चीज़ें आपको बता देता हूँ, उसके बाद जूम करके पहले स्वर के बारे में बता देता हूँ, उसके बाद व्यंजन के बारे में आपको डिटेल में सारी चीज़ें बता दूंगा। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि हिंदी वर्णमाला में स्वर क्या होते हैं। एक एक शब्द आपको, एक एक अक्षर आपको याद करके रखना है, क्योंकि यहां से ऐसे ही क्वेश्चन बन जाएगा, दे देगा आपसे, क्वेश्चन पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से स्वर नहीं है। अब आपको अ आ ई दे देगा और आपको क दे देगा। तो अगर आप इसको डिटेल में नहीं पढ़े रहेंगे कि स्वर क्या होता है, व्यंजन क्या होता है, अयोगवाह क्या होता है, तो आपके क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल गलत हो जाएंगे। नंबर 1 पर यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर जूम आउट करके सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे तरीके से दिखा देता हूँ। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे स्वर क्या होता है, तो स्वर मैंने आपको बिल्कुल बता दिया। अब यहाँ पर स्वर कौन कौन से हैं देखिए, अ आ ई उ री ए ऐ ओ औ, ये आपके जो वर्ड्स हैं ये आपके स्वर कहलाते हैं। तो इसको आपको अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लेना है, याद करके रख लेना है। अनुस्वार और विसर्ग के बारे में कभी कभी आपसे पूछता है, तो अनुस्वार और विसर्ग जो होता है वो अंग अ होता है, ये आपको याद करके रखना है, जिसमें अनुस्वार आपका अंग होता है और विसर्ग जो होता है वो अह होता है। ये दोनों नाम आपको याद करके रखना है। यहाँ पर मैंने कुछ की पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि डॉक्टर किशोरी दास वाजपेयी के अनुसार ये अयोगवाह भी कहलाते हैं। यानी कि दोस्तों जो अंग और अ होते हैं ये अयोगवाह भी कहलाते हैं। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि 2 अयोगवाह होते हैं। तो अयोगवाह अगर आपको अब नहीं पता है तो आप इसे समझ लीजिए कि अंग और अ को अयोगवाह भी कहते हैं। किसके अनुसार कभी पूछ ले तो आपको बताना है कि डॉक्टर किशोरी दास वाजपेयी के अनुसार। ये क्वेश्चन आपका दरोगा के पेपर में, जो यूपीएसआई का पेपर होता है, उसमें पूछा गया था कि डॉक्टर किशोरी दास वाजपेयी के अनुसार अयोगवाह कौन से वर्ड होते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पर की पॉइंट के तहत ये सारी चीज़ें बिल्कुल नोट डाउन कर ली हैं। वहीं पर दोस्तों अगर हम बात करें डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार, तो ये जो अंग और अह होते हैं इन्हें हम नपुंसक वर्ड भी कहते हैं। तो नपुंसक वर्ड पूछ ले आपसे, अयोगवाह पूछ ले, अनुस्वार विसर्ग पूछ ले, तो ये सभी जो है वो अंग और अ होते हैं। ये आपको बिल्कुल याद करके रखना है और नोट डाउन करके रख लेना है। दोस्तों यहाँ पर मैं सारी चीज़ें बिल्कुल बहुत ही डिटेल के साथ बता रहा हूँ, तो थोड़ा सा टाइम आपको देना होगा, क्योंकि अगर आपको अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें सीखनी है तो आपको थोड़ा सा टाइम देना
देना होगा। अगर आप थोड़ा सा टाइम दे देते हैं तो आप यकीन मानिए वर्णमाला से खास तौर से आपका और कोई भी आपको वीडियो YouTube पर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वर्णमाला को मैं बहुत ही विस्तार तरीके से यहाँ पर सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अंग अह का प्रयोग जो है स्वर और व्यंजन दोनों रूपों में किया जाता है, तो ये भी आपको याद करके रखना है, क्योंकि यहीं से फंसाने वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके बन जाते हैं। अब दोस्तों अगर हम लोग बात करें व्यंजन के बारे में, तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि व्यंजन कितने होते हैं। अगर मूल संख्या में व्यंजन की बात करें और आपके कुल संख्या में व्यंजन की बात करें तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले ही बता दी हैं, तो आपको बिल्कुल पता होगा। अगर हम यहाँ पर व्यंजन की बात करें तो दोस्तों देख सकते हैं कि क ख ग घ अ जिन्हें कि हम क वर्ग कहते हैं, ये व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। च छ ज झ इं जो होते हैं वो च वर्ग के अंतर्गत आते हैं, ये भी आपके व्यंजन होते हैं। और वहीं पर ट ठ ड ढ अढ़ जिन्हें हम त वर्ग के अंतर्गत रखते हैं वो भी व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। त थ द ध न ये त वर्ग के अंतर्गत आते हैं, और प फ ब भ म ये प वर्ग के अंतर्गत आते हैं। ये सभी जो है आपके व्यंजन कहलाते हैं। जबकि दोस्तों यहाँ पर आपके य र ल व स ख स ह भी व्यंजन होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये कौन से व्यंजन है, यहाँ से आपके क्वेश्चन बार बार बन जाता है। तो य र ल व जो है आपका अंतस्थ व्यंजन होता है, और स ख स ह जो होता है आपका ऊष्म व्यंजन होता है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद करके रखना है। यहाँ पर जो आपका फंसाने वाला क्वेश्चन बनता है वो आपका विशेष व्यंजन यानी कि विकसित व्यंजन से बन जाता है, जो कि ड और ढ होता है। ये आपको याद करके रखना है। तो कभी कभी आपसे क्वेश्चन में पूछ लेता है कि निम्न में से विकसित या फिर विशेष व्यंजन है, ड और ढ ऑप्शन में दे देगा, क और ख दे देगा, या और र दे देगा। तो ऐसे आपको पूछ लेगा क्वेश्चन। तो आपको अगर ये सारे पॉइंट्स याद रहेंगे तो आपके जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही हो जाएंगे। संयुक्त व्यंजन से तो आपके दो टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं। पहला तो पूछ लेता है कि संयुक्त व्यंजन कुल कितने होते हैं, और संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं, और संयुक्त व्यंजन किन दो अक्षर से मिलकर के बने होते हैं। तो यहाँ पर संयुक्त व्यंजन की बात करें तो छ त्र ज्ञ और स्र ये चार वर्ड जो होते हैं, चार अक्षर जो होते हैं आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं। जबकि हम बात करें छ की तो ये क और धन स से मिलकर के छ बना होता है। यहाँ पर एक चीज आपको विशेष रूप से याद करके रखनी है, ध्यान दे करके पढ़ना है कि जो क पर होता है हलंत होता है, ये आपको याद करके रखना है। यहाँ पर क हो गया, त हो गया, ज हो गया और स हो गया, पहला जो अक्षर होता है उन सभी पे जो है वो हलंत होता है। ये चीजें बिल्कुल आपको याद करके रखनी है। अगर हम छ की बात करें तो ये क धन स से मिलकर के बना होता है, त्र जो होता है वो आपका त धन र से मिलकर के बना होता है, ज्ञ जो होता है आपका ज धन इ से मिलकर के बना होता है, और जो स्र होता है वो स धन र से मिलकर के बना होता है। हलंत आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि यहीं से आपका क्वेश्चन जो है वो फंसा देता है। अब दोस्तों वर्णमाला बोध के कितने रूप होते हैं ये आपको याद करके रखना है। यहां से आपके विशेष तौर से क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में बन जाते हैं। वर्णमाला बोध के जो होते हैं 3 रूप होते हैं। नंबर 1 पर आपका आ जाता है उच्चारण स्थान के आधार पर वर्ड, नंबर 2 पर आपका आ जाता है वायु संवेग के आधार पर वर्ड, और नंबर 3 पर आपका आ जाता है तारत्व या फिर प्रकंपन के आधार पर वर्ड। उच्चारण स्थान के आधार पर वर्ड कौन से होते हैं, वायु संवेग के आधार पर वर्ड कौन से होते हैं, तारत्व या फिर प्रकंपन के आधार पर वर्ड कौन से होते हैं, इन्हीं को आपको बिल्कुल विस्तार से बिल्कुल डिटेल तरीके से पढ़ना है। यहाँ से आपके क्वेश्चन हर बार आपके एग्जाम में बन जाते हैं। दोस्तों हम लोग सबसे पहले बात करेंगे उच्चारण स्थान के आधार पर जो वर्ड होते हैं उनके बारे में। उच्चारण स्थान के आधार पर अगर हम वर्ड की बात करें तो दोस्तों देख सकते हैं कि उच्चारण स्थान के आधार पर वर्ड के कुल 2 भेद होते हैं। नंबर 1 पर आपका आ जाता है स्वर वर्ड, और नंबर 2 पर आपका आ जाता है व्यंजन वर्ड। तो सबसे पहले हम लोग स्वर वर्ड के बारे में पढ़ेंगे कि स्वर वर्ड क्या होता है, और उसके बाद हम लोग व्यंजन वर्ड के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद में आपको बताऊंगा कि वायु संवेग के आधार पर ये जो नंबर 2 है वायु संवेग के आधार पर कितने वर्ड होते हैं। अब इसके भी जितने भाग होंगे उसके बाद हम उसके भाग को पढ़ लेंगे। उसके बाद नंबर 3 पर हम पढ़ेंगे कि तारत्व या फिर प्रकंपन के आधार पर कितने वर्ड होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग उच्चारण स्थान के आधार पर वर्ड को देखते हैं कि स्वर वर्ड और व्यंजन वर्ड 2 होते हैं। अब अगर हम स्वर जो वर्ड होते हैं उनके बारे में बिल्कुल विस्तार से चर्चा करें तो दोस्तों देख सकते हैं कि स्वर वर्ड यानी कि जिन वर्डों का स्वतंत्र अस्तित्व होता है, वह जिनके उच्चारण में बहुत ही कम समय लगता है, उन्हें हम स्वर वर्ड कहते हैं। अर्थात जिन वर्डों के उच्चारण में वायु बिना किसी रुकावट के मुंह से निकलती है वे स्वर कहलाते हैं। यानी कि दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें स्वर वर्ड की तो इनका
जो अस्तित्व होता है वो बिल्कुल स्वतंत्र होता है और इनके उच्चारण में यानी कि इनके बोलने में बहुत ही कम समय लगता है। तो यही आपको याद करके रखना है, नोट डाउन करके रखना है, क्योंकि यहीं से आपके जो क्वेश्चन है वो बन जाते हैं। अब दोस्तों हिंदी में जो स्वर वर्णों की संख्या होती है वो आपकी बार बार पूछी जाती है, तो आपको याद करके रखना है कि हिंदी में कुल स्वर वर्णों की जो संख्या होती है वो 11 होती है, जिनका क्रम ये है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इससे पहले भी मैंने आपको बता दिया है कि अ आ ए ओ री ए और ओ ये आपका स्वर वर्ण होते हैं। अब स्वर वर्ण के भेद यानी कि स्वर वर्ण के भेद कितने होते हैं ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्वर वर्ण के मुख्य रूप से 3 और कुल 4 भेद होते हैं। अब वो 3 मुख्य कौन होते हैं और चौथा कौन सा होता है ये आपको याद करके रखना है। मैं आपको सारी चीज़ें बिल्कुल डिटेल में बता ही रहा हूँ। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि जो स्वर वर्ण के भेद होते हैं वो नंबर 1 पर आपका आ जाता है ह्रस्व स्वर, नंबर 2 पर आपका आ जाता है दीर्घ स्वर, नंबर 3 पर आपका आ जाता है संयुक्त स्वर और नंबर 4 पर आपका आ जाता है प्लुत स्वर। कुछ विद्वानों ने संयुक्त स्वरवर्ण और प्लुत स्वरवर्ण को एक साथ जोड़ देते हैं और उच्चारण के स्थान पर वर्णों के 3 भेद ही स्वीकार करते हैं। यानी कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि स्वर वर्ण के 3 भेद होते हैं और कुल 4 भेद होते हैं। तो जो कुछ विद्वान हैं वो ये जो संयुक्त स्वर है और प्लुत स्वर है इन दोनों को जोड़ करके एक मानते हैं। तो इस वजह से एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो ये कुल 3 मानते हैं कुछ विद्वान। और कुछ विद्वान जो होते हैं वो संयुक्त स्वर और प्लुत स्वर को अलग अलग मानते हैं, तो उनके हिसाब से स्वर वर्ण के जो भेद होते हैं वो कुल 4 हो जाते हैं। तो इस तरीके से बिल्कुल आपको पढ़ना है, बस आपको पेशेंस बना करके वीडियो में लास्ट तक बने रहना। चीज़ें यकीन मानिए आपको इतने डिटेल में बताऊंगा कि आज के बाद आपको वर्णमाला से रिलेटेड यूट्यूब पर और कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर मैंने अलग अलग सोर्सेज से इतने सारे मैटर को यहाँ पर ले आकर के भर दिया है कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा मैटर यहाँ पर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपने ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर और प्लुत स्वर के बारे में तो समझ लिया, लेकिन इनके बारे में अगर हम थोड़ा सा और विस्तार से जाने कि ये ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर और संयुक्त स्वर क्या होते हैं, तो तब जाकर के बात आपकी बनने वाली है। क्योंकि यहाँ आपसे ऊपर ऊपर से प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, आपके अंदर से इनसे जाकर के क्वेश्चन बन सकता है। तो अगर आप ये सारी चीज़ें बिल्कुल डिटेल में पढ़े रहेंगे, समझे रहेंगे, तो आपके जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल गलत नहीं होंगे। सबसे पहले नंबर 1 पर यहाँ पर हम देखते हैं कि ह्रस्व स्वर वर्ण क्या होते हैं। ह्रस्व स्वर वर्ण की बात करें तो दोस्तों देख सकते हैं कि जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में बहुत ही कम समय लगता है तथा जिनका स्वतंत्र अस्तित्व होता है उन्हें हम ह्रस्व स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण की जो संख्या होती है कुल 4 होती है। अब दोस्तों आपसे स्वर वर्ण तो पूछ लेगा कि कितनी है, लेकिन अगर मान लीजिए थोड़ा सा आपसे और डीप नॉलेज अगर जानकारी चाहता है तो वो पूछ लेगा कि ह्रस्व स्वर वर्ण कौन से होते हैं, ह्रस्व स्वर वर्ण कितने होते हैं, ह्रस्व स्वर वर्ण कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर आप बिल्कुल फंस जाएंगे। तो अगर लेकिन आप इस क्लास को पूरा कंप्लीट देखेंगे तो आपको चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे और आपके कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। बात करें ह्रस्व स्वर वर्ण के बारे में तो दोस्तों देख सकते हैं कि ह्रस्व स्वर वर्ण कुल 4 होते हैं, अ, ई, उ और री। इन्हें मूल स्वर वर्ण भी कहा जाता है। ये पॉइंट आपको बिल्कुल याद करके रखना है, जहन में बैठा करके रखना है, क्योंकि यहीं से आपके जो क्वेश्चन है वो बन जाएंगे। जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है वो मैं आपको बिल्कुल बताते चल रहा हूँ। तो अगर आप नोट डाउन नहीं करते हैं तो फिर गलती आपकी है, बाद में आप मुझे दोष मत दीजिएगा कि आपने बिल्कुल बताया नहीं। तो इन सब चीज़ों को बिल्कुल आपको नोट डाउन करके रखना है, याद करके रख लेना है। दूसरे नंबर पर दोस्तों बात करें कि दीर्घ स्वर वर्ण क्या होता है। जिन स्वर वर्णों की उच्चारण में ह्रस्व स्वर वर्ण से 2 गुना अधिक समय लगता है। यानी कि जो मान लीजिए आप कोई ह्रस्व स्वर वर्ण, कोई अक्षर ह्रस्व स्वर वर्ण का है उसे बोल रहे हैं और उसमें जितना समय लग रहा है उससे कहीं 2 गुना समय जिस वर्ड में लगता है, जिस अक्षर में लगता है, वही आपका दीर्घ स्वर वर्ण कहलाता है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर वर्ण से 2 गुना अधिक समय लगता है उन्हें हम दीर्घ स्वर वर्ण कहते हैं। दीर्घ स्वर वर्णों की मूल संख्या जो होती है 3 होती है और कुल जो इनकी संख्या होती है वो 7 होती है। अब आपसे ये पूछेगा कि मूल संख्या कौन होती है, और कभी कभी अगर आपको वो फंसाना चाहेगा एग्जाम में तो इनके कुल संख्या की भी बात आपसे कर लेगा। तो यहाँ पर आप अब बिल्कुल फंसने वाले नहीं है, क्योंकि आप विनायक क्लासेस प्रयागराज के यूट्यूब चैनल पर आए हैं। यहाँ पर तो आपको सारी चीज़ें बिल्कुल डिटेल में मिलने वाली हैं। बात करें दोस्तों दीर्घ स्वर वर्ण जो मूल संख्या होती है वो आ, ई और उ होती है, जबकि अगर इनके हम कुल संख्या की बात करें तो कुल संख्या इनकी होती है आ, ई, उ, ए, ओ, औ। यानी कि यहाँ पर कुल संख्या इनकी 7 होती है और जो इनकी मूल संख्या होती है वो
3 होती है। तो इसे आपको याद करके रखना है। मैं थोड़ा सा टाइम आपको दे रहा हूँ, यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के सेव कर सकते हैं। अगर आप पेपर पेन लेकर के नहीं बैठे तो आप इस क्लास को देखने के बाद स्क्रीनशॉट अगर लिए रहेंगे तो बाद में आप इन चीज़ों को नोट डाउन भी कर सकते हैं। अब दोस्तों वहीं पर अगर हम लोग बात करें संयुक्त स्वर वर्ण, जो कि नंबर 3 पर आपका आ जाता है। संयुक्त स्वर वर्ण क्या होते हैं? जो स्वर वर्ण जो दो स्वर वर्णों से मिलकर के बने होते हैं, यानी कि जो 2 स्वर वर्ण से मिलकर के बने होते हैं उन्हें हम संयुक्त स्वर कहते हैं। इनकी संख्या जो होती है वो 4 होती है, जैसा कि मैंने आपको बिल्कुल बता दिया है। अब दोस्तों इनकी जो संख्या होती है 4 होती है। उस 4 संख्या कौन कौन सी होती है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए, ऐ, ओ और औ, ये जो आपके होते हैं 4 शब्द, ये आपके संयुक्त स्वर वर्ण होते हैं, क्योंकि ये 2 स्वर वर्णों से मिलकर के बने होते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए जो होता है वो आ या फिर आ, या फिर कह सकते हैं कि अब आप ऐसे समझिए, यहाँ पर ए जो होता है स्वर वर्ण, ये कैसे बना होगा? या तो वो ऐसे होगा, ई से होगा, या फिर आ से होगा और ई से होगा। इसी तरीके से ए जो होगा वो अ होगा, या फिर ए होगा, मतलब अ प्लस ए से मिलकर बना होगा, या फिर आ प्लस ए से मिलकर बना होगा, या फिर आ प्लस ए से मिलकर के बना होगा, या फिर ओ आप देख सकते हो अ या ऊ से मिलकर के बना होगा, या फिर अ जो है ऊ से मिलकर के बना होगा। यानी कि ये 2 स्वर वर्ण से मिलकर के बने होते हैं। यहाँ पर मैंने नोट करके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स लिखे हैं संयुक्त स्वर वर्ण के बारे में, तो इन्हें भी आपको याद करके रखना है। यहाँ पर देख सकते हैं कि संयुक्त स्वर वर्णों को ही दीर्घ स्वर वर्णों के साथ जोड़ करके उच्चारण स्थान के आधार पर दीर्घ स्वर वर्णों की कुल संख्या जो है वो 7 मानी जाती है। यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल दिखा सकता हूँ। यहाँ पर आप ये जो दीर्घ स्वर वर्ण है, यहाँ पर ए, ऐ, ओ, औ, ये कह रहा है कि नोट के अंतर्गत कि जो संयुक्त स्वर वर्ण है, यानी कि ए, ऐ, ओ, औ, इन्हीं को ही दीर्घ स्वर वर्णों के साथ जोड़ करके उच्चारण स्थान के आधार पर इनकी जो कुल संख्या है वो 7 मानी जाती है। अब चीज़ें आपको और ज़्यादा क्लियर हो गई होंगी कि यहाँ पर जो ए, ऐ, ओ, औ है ये दीर्घ स्वर वर्ण के अंतर्गत आते हैं जब इनके हम कुल संख्या की बात करेंगे, और ये संयुक्त स्वर वर्ण के अंतर्गत आते हैं। क्योंकि मैंने आपको थोड़ा सा पहले बताया है कि कुछ जो वैज्ञानिक होते हैं, कुछ जो लेखक हैं, वो ये मानते हैं कि जो संयुक्त स्वर वर्ण है और जो प्लुत स्वर वर्ण है, इन दोनों को जोड़ करके ये 3 ही मानते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको लास्ट वाला बता दूं, नंबर 4 वाला, कि प्लुत स्वर वर्ण क्या होता है। तो जिन स्वर वर्ण के उच्चारण में ह्रस्व स्वर वर्ण से 3 गुना अधिक समय लगता है उन्हें हम प्लुत स्वर वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या 1 होती है और वो ओम होती है, जो कि बहुत ही प्रचलित है। ये आपका बार बार क्वेश्चन पूछा जाने वाला है, तो एक शब्द आपको ओम याद करके रखना है। ये आपको जहां भी देखने को मिल जाए आपको प्लुत स्वर वर्ण पर तुरंत ही उत्तर सही कर देना है। लेकिन यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें ध्यान देनी होती है, जो कि आपको मैं यहाँ पर ध्यान दे करके पॉइंट्स लिख दिया हूँ। कुछ विद्वान प्लुत स्वर वर्ण को जोड़ करके हिंदी में स्वर वर्णों की कुल संख्या जो है वो 12 स्वीकार करते हैं। यानी कि स्वर वर्णों की संख्या तो मैंने आपको जो है वो 11 बताई है, लेकिन जो कुछ विद्वान है वो इन स्वर वर्णों को जोड़ करके भी 12 बताते हैं। तो अगर मान लीजिए आपके ऑप्शन में 11 नहीं है तो आप वहाँ पर 12 सही कर सकते हैं, क्योंकि वो कुछ विद्वानों के अनुसार प्रश्न किया गया। अगर ऑप्शन में 11 नहीं है तो आपको 12 उत्तर सही करना है। अगर 11 ऑप्शन में है तो आपको 12 बिल्कुल भी टच नहीं करना, आपको 11 ही स्वर वर्ण सही करना है। जबकि कुछ जो विद्वान होते हैं वो री को जोड़ करके हिंदी में स्वर वर्णों की कुल संख्या 13 मानते हैं। तो जहां पर आपको 13 मिल जाए, 12 11 न मिले, तो आपको 13 उत्तर सही करना है। वैसे हिंदी में 11 स्वर ही मानना चाहिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यही आपका की पॉइंट है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर अगर आपको ऑप्शन में 11 देखने को मिल जाए तो आपको सबसे पहले 11 वाला उत्तर ही सही करना है, क्योंकि आयोग जब भी मानेगा, अगर ऑप्शन में 11 रहेगा तो वो 11 को ही सही मानेगा। नंबर 2 पर दोस्तों देख सकते हैं कि प्लुत स्वर वर्ण जो होते हैं दीर्घ री स्वर वर्ण और ली स्वर वर्ण का प्रयोग करके केवल संस्कृत में होता है। हिंदी में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है, जैसे आपका ग्री हो गया। तो यहाँ पर जो प्लुत स्वर वर्ण दीर्घ री स्वर वर्ण और री स्वर वर्ण का प्रयोग जो है आपका केवल संस्कृत में होता है। इसे भी आप याद करके नोट डाउन करके रख सकते हैं।
अब दोस्तों यहाँ पर आपके चारों जो स्वर वर्ण है वो बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि क्लियर हो गए होंगे। अब हम लोग थोड़ा सा विस्तार से चर्चा करेंगे व्यंजन वर्ण के बारे में। यानी कि मैंने आपको बताया था कि एक तो होता है स्वर वर्ण और दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण के बारे में तो मैंने आपको विस्तार से बता दिया जो चारों पॉइंट था। अब आपको व्यंजन वर्ण के बारे में देखना है कि ये व्यंजन वर्ण क्या होता है। यानी कि दोस्तों मैं आपको व्यंजन वर्ण के बारे में थोड़ा सा विस्तार से थोड़ा सा डिटेल में समझाऊं तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा कंठ से निकल करके मुंह से किसी अंग से स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है तो उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। अब ये चीज़ें आपको क्लियर नहीं हो रही होंगी, लेकिन आप परिभाषा 2 को देखेंगे तो आपके व्यंजन वर्ण की जो परिभाषा है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। यानी कि दोस्तों जिन वर्डों का जो स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है, यानी कि जो आपका स्वर होता है उसका तो स्वतंत्र अस्तित्व होता है, लेकिन जो आपका व्यंजन होता है उसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। अर्थात जो स्वर वर्डों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। यानी कि जो शब्द आपके स्वर की सहायता से बोले जाते हैं वही आपके व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी में व्यंजन वर्णों की मूल संख्या जो होती है वो 33 होती है और कुल संख्या जो होती है वो 39 होती है। ये मैंने आपको नोट के तहत चीज़ें लिख करके बता दी हैं। इसे आपको बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है। सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कि मूल संख्या क्या होती है और उसके बाद आप समझ लीजिए कि कुल संख्या क्या होती है। तो यहाँ पर आप जितने भी देख रहे हैं क से लेकर के ह तक, यानी कि क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ड़ त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व स ख स ह, ये आपका मूल स्वर है, यानी कि मूल व्यंजन है। माफ कीजिएगा, ये आपका मूल व्यंजन है। जबकि अगर आपसे कुल संख्या की बात करें, यानी कि व्यंजन की कुल संख्या की बात करें, तो आपका जो कुल संख्या है वो आपका ये मूल संख्या तो होगा ही, साथ में आपका जो और है ये 4 2 6 इसमें और जुड़ जाएगा। 2 तो आपका विशेष व्यंजन ड और ढ, और 4 आपका संयुक्त व्यंजन छ त्रंग य और स्र। ये 4 और जब जुड़ जाएंगे तो आपका जो व्यंजन की जो कुल संख्या है वो 39 हो जाएगी। आप इसे नोट डाउन करके रख सकते हैं या फिर आप याद करके रख सकते हैं। ये दोनों पॉइंट्स आप बिल्कुल यहाँ पर नोट डाउन कर लें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। यकीन मानिए यहीं से आपके क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में फंसने वाले हैं, और यहीं से आप यकीन मानिए अगर आप प्रॉपर तरीके से अच्छे तरीके से तैयारी नहीं करेंगे तो यही इस सेक्शन से आपके क्वेश्चन भी गलत होने वाले हैं। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको स्वर वर्ण के कितने भेद थे वो तो बता दिया, लेकिन अब आपको ये समझ के चलना है कि व्यंजन वर्ण के कुल कितने भेद होते हैं, क्योंकि यहाँ से भी आपके बार बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाते हैं। बात करें व्यंजन वर्ण के भेद के बारे में तो व्यंजन वर्ण के मुख्य जो होते हैं 3 और कुल 6 भेद होते हैं। अब 3 मुख्य कौन होते हैं उनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, और कुल 6 कौन से होते हैं उनके बारे में भी हम बिल्कुल विस्तार तरीके से चर्चा करेंगे। क्योंकि आज मैं आपको चीज़ें इतने डिटेल में बताने वाला हूं कि अब आपको कोई भी वर्णमाला से रिलेटेड वीडियो जो है वो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले हम लोग बात करें कि व्यंजन वर्ण के जो मुख्य 3 भेद होते हैं वो कौन से होते हैं, तो नंबर 1 पर आपका आ जाता है स्पर्श व्यंजन, नंबर 2 पर आपका आ जाता है अंतस्थ व्यंजन, और नंबर 3 पर आपका आ जाता है उष्म व्यंजन। ये तो आपका मुख्य 3 हो गया। लेकिन अगर आपसे कभी पूछ ले कि कुल कितने होते हैं व्यंजन वर्ण के भेद, तो कुल 6 भेद होते हैं। 3 तो आपके ये हो गए, ये मुख्य वाले भी इसमें शामिल हो जाएंगे, और चौथा आपका है संयुक्त व्यंजन, पांचवा है आपका द्विगुण व्यंजन, और छठा आपका है वैदिक व्यंजन। अब इन्हीं के बारे में बिल्कुल आपको डिटेल में पढ़ना है। अगर इन्हीं के बारे में आप बिल्कुल डिटेल में एक एक करके पढ़ लेते हैं तो यकीन मानिए कि व्यंजन के जो आपके टॉपिक है, व्यंजन से रिलेटेड जो भी प्रश्न बनेंगे वहाँ से आपके जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल भी गलत नहीं होंगे। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि स्पर्श व्यंजन क्या होता है। स्पर्श व्यंजन का अर्थ होता है, यानी कि स्पर्श का अर्थ होता है छूना, अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ मुख के विभिन्न स्थानों को स्पर्श करती है, अथवा जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ इत्यादि की सहायता ली जाती है, उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। यानी कि दोस्तों अगर आप इसको थोड़ा सा विस्तार से समझें, थोड़ा सा अच्छे तरीके से अपने लैंग्वेज में समझें, तो कह सकते हैं कि इनके जो ये जो स्पर्श व्यंजन होते हैं इनके उच्चारण में कहीं ना कहीं हमारे जो मुख के भाग होते हैं वो स्पर्श करते हैं। जैसा आपका कंठ हो गया, तालु हो गया, मूर्धा हो गया, दंत हो गया, ओष्ठ हो गया, ये सारी चीजें बिल्कुल स्पर्श करते हैं। तो इसी कारण इसका नाम भी स्पर्श व्यंजन पड़ा है, क्योंकि ये शब्द बोलने में हमारे कहीं ना कहीं जो कंठ, तालु, दंत, मूर्धा, ओष्ठ है वो बिल्कुल स्पर्श करते हैं।
अब यहाँ पर आपसे देखिए प्रश्न कभी कभी पूछ लेता है कि स्पर्श व्यंजन वर्डों की जो मूल संख्या होती है वो कितनी होती है और कुल संख्या कितनी होती है। तो जो मूल संख्या होती है स्पर्श वर्डों की वो 16 होती है और कुल इनकी जो संख्या होती है वो 25 होती है। अब ये कहाँ से निकलते हैं, इनकी इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, ये भी आपको पढ़ के चलना है, ये भी आपको समझ के चलना है। अब दोस्तों यहाँ पर आप एक बात देख रहे होंगे कि यहाँ पर आपको कई बार मूल संख्या और कुल संख्या देखने को मिला है, यानी कि स्पर्श व्यंजन में आपको देखने को मिल गया, आपको व्यंजन में देखने को मिल गया, आपको स्वर में देखने को मिल गया। तो कहीं ना कहीं अगर आप इसको नोट डाउन नहीं करेंगे तो आपके ये जो संख्या वाले प्रश्न है ये तो बिल्कुल गलत हो जाएंगे और यहीं से आपका प्रश्न पूछ के आपको फंसा देगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें स्पर्श व्यंजन वर्डों की जो मूल संख्या होती है वो 16 होती है और कुल संख्या जो होती है वो 25 होती है। यहाँ पर मूल स्पर्श व्यंजन की बात करें तो देख सकते हैं कि ये आपका क ख ग घ च छ ज झ ट ठ ड ढ त थ द ध, ये आपका मूल स्पर्श व्यंजन है। और अगर हम कुल की बात करें तो कुल देख सकते हैं कि प फ ब भ म को जोड़ देते हैं तो ये आपका कुल संख्या हो जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन 25 वर्डों को उदित वर्ड व एक शब्द में वर्णीय वर्ड के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आपको बिल्कुल याद करके रखना है कि जो ये कुल संख्या होते हैं इनको ही हम उदित वर्ड कहते हैं। कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि उदित वर्ड क्या होता है, उदित वर्ड किसे कहते हैं, या फिर वर्णीय वर्ड कौन से होते हैं। तो ये आपका जो होता है क से लेकर के म तक ये आपका उदित वर्ड होता है और इसी को हम वर्णीय वर्ड भी कहते हैं। अब दोस्तों पूछ लेता है कि क ख ग घ अंग का उच्चारण स्थान क्या है, तो आपको याद करके रखना है क वर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है वो कंठ होता है, च वर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है वो तालु होता है, ट वर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है वो मूर्धा होता है, त वर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है वो दंत होता है और प वर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है वो ओष्ठ होता है। ये सारे पॉइंट्स आपको याद करके रखना है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के भी रख सकते हैं। अब दोस्तों वहीं पर नंबर 2 पर आपका आ जाता है अंतस्थ व्यंजन, यानी कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु न तो मुंह में कहीं स्पर्श करती है न ही रगड़ खाकर निकलती है, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें तो जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में श्वास अंदर की तरफ खींची जाए उन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या जो होती है वो 4 होती है, य र ल व, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब यहाँ पर इसकी परिभाषा भी मैंने आपको बता दी, तो इसे भी आप नोट डाउन करके रख सकते हैं, याद करके रख सकते हैं। बार बार आपके यूपी टेट एग्जाम में पूछा जाने वाला बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन, य और व को क्या कहते हैं, तो य और व को अर्ध स्वर भी कहते हैं, ये आपको याद करके रख लेना है। नंबर 3 पर दोस्तों आपका आ जाता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन क्या होता है, यानी कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु कंठ से निकल करके किसी स्थान पर रगड़ खा करके बाहर निकलती है तो उन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये भी आपके 4 होते हैं, स ख स है। हालांकि मैंने आपको सारी चीज़ें पहले से बताते आ रहा हूँ तो ज़्यादा आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस ये सारे पॉइंट्स को याद करके लिख लीजिए, अपने नोट डाउन में नोट कर लीजिए, चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाने वाली हैं। और यकीन मानिए कि आपसे क्वेश्चन जो भी आपके यूपी टेट एग्जाम में पूछा जाएगा वो बिल्कुल यहाँ से अगर आप इस क्लास को देखें तो बिल्कुल सही हो जाएगा। नंबर 4 पर आपका आ जाता है संयुक्त व्यंजन। दोस्तों संयुक्त व्यंजन क्या होता है, अब इसके बारे में हम अगर हम डिटेल से जानें तो जो व्यंजन वर्ड 2 व्यंजन वर्डों से मिलकर के बने होते हैं उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनकी भी जो संख्या होती है वो 4 होती है, छ, त्र, य और स्र। मैंने पहले बता दिया कि क और स से मिलकर के 6 बनता है, तो और र से मिलकर के त्र बनता है, ज धन इ से मिलकर के ज बनता है और स धन र मिलकर के स्र बनता है। तो इसमें ज़्यादा आपको अब एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है नहीं, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है। अब दोस्तों वहीं पर आपका आ जाता है द्विगुण व्यंजन, यानी कि जो व्यंजन वर्ड 2 व्यंजन वर्डों के गुण लिए हुए होते हैं उन्हें हम द्विगुण व्यंजन कहते हैं, जैसे ड और ढ, जिन्हें हम विकसित व्यंजन भी कहते हैं, जिन्हें हम उच्छित व्यंजन भी कहते हैं। ये आपको बिल्कुल याद करके रख लेना है। अब दोस्तों वहीं पर नंबर 6 और सबसे लास्ट पॉइंट की बात करें कि वैदिक व्यंजन क्या होते हैं। ये आपका बहुत ज़्यादा एग्जाम में बनता है नहीं, लेकिन यहाँ पर मैं सारी चीज़ें आपको डिटेल में बता रहा हूँ तो मेरा फर्ज है कि मैं यहाँ पर इस पॉइंट्स को भी शामिल कर लूँ और इसके बारे में भी मैं आपको बिल्कुल बता दूँ। तो जो व्यंजन वर्ड केवल वेदी तक ही सीमित रह गए उन्हें हम वैदिक व्यंजन कहते हैं, यानी कि जो वेदों तक ही सीमित रह गए वर्ड उन्हीं को हम वैदिक व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 1 होती है, जैसे ल, इसे रुंठित ल भी कहा जाता है। रुंठित ल करके
क्वेश्चन आपसे बार बार पूछता है, तो इसे आपको याद करके रखना है। यहाँ पर बेदी तक सीमित रह के अगर आपको ये नहीं भी याद है तो इसके नाम से आपको याद आ जाएगा, तो इसमें ज़्यादा कुछ आपको याद नहीं करना है, बस आपको एक पॉइंट इसमें याद करके रखना है। लुंठित र जो होता है, इन्हीं के बारे में आपको बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से समझना है, जो मराठी भाषा में आज भी प्रयोग होता है। तो मराठी भाषा में यह लुंठित र आज भी प्रयोग होता है, इसे आपको याद करके रख लेना है। अब दोस्तों वहीं पर मैंने आपको बिल्कुल बताया था नंबर 2 पर वायु संवेग के आधार पर कितने वर्ड होते हैं, उनके बारे में आपको बिल्कुल डिटेल में पढ़ना है। वायु संवेग के आधार पर स्वर के कुल जो है 2 भेद होते हैं, एक तो होता है आपका अल्प प्राण और दूसरा होता है आपका महाप्राण। ये दोनों जो आपके पॉइंट्स हैं, ये शायद ही कोई एग्जाम होगा जहाँ पर इससे रिलेटेड क्वेश्चन न बनाओ। यहाँ से आपके एक क्वेश्चन हर बार आपके यूपी टेट एग्जाम या फिर कोई भी एग्जाम हो जहाँ पर हिंदी पूछा जाता है, वहाँ पर आपका यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है। अगर इस बार आपका क्वेश्चन इस बार यूपी टेट एग्जाम में ना बने तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अल्प प्राण और महाप्राण से आपके एक क्वेश्चन आपके यूपी टेट एग्जाम में न दिखाई दे। बात करें दोस्तों नंबर 1 पर अल्प प्राण के बारे में विस्तार से, तो दोस्तों देख सकते हैं कि जिन वर्डों के उच्चारण में वायु जो है वो धीरे से ली जाए अथवा छोड़ी जाए उसे हम अल्प प्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का जो पहला, तीसरा और पांचवा वर्ड होता है वो आपका अल्प प्राण कहलाता है। जैसे आपका क ग अंग च ज ञ ट ढ अड़ त द न प ब म, वह प्रत्येक अंतस्थ व्यंजन य र ल व, ये आपका अल्प प्राण है। अब इसमें आपको याद क्या चीजें करनी है, क्या चीजें समझनी है और क्या यहाँ पर विशेष ध्यान देना है, जो कि और यूट्यूब चैनल पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। हर जगह आपको ये बताया जाएगा कि अल्प प्राण जो होता है वो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ड होता है। कहीं पर आपको ये नहीं बताया जाएगा कि य र ल व भी अल्प प्राण होता है, और यहीं से आपका क्वेश्चन फंसा दिया जाता है। आप में से कितने लोग ये पहले जानते थे मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और ईमानदारी से आप जितने नहीं जानते थे वो भी कमेंट करके बताना कि कितने लोग पहली बार ये देख रहे हो कि अल्प प्राण एक पहले, तीसरे और पांचवें वर्ड के अलावा य र ल व भी होता है, क्योंकि यहाँ से भी आपके बार बार क्वेश्चन बनते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पर इसको अलग अलग सोर्सों से ले आकर के यहाँ पर सारी चीज़ें बिल्कुल लिख ली हैं। अब दोस्तों वहीं पर अगर हम बात करें महाप्राण के बारे में, जिन वर्डों के उच्चारण में वायु तेजी से ली जाए अथवा छोड़ी जाए उसे हम महाप्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का जो दूसरा और चौथा वर्ड होता है वही आपका महाप्राण होता है। ये तो आपको सब जगह देखने को मिल जाएगा, लेकिन दूसरे और चौथे वर्ड के अलावा जो प्रत्येक उष्म व्यंजन होता है स, ख, स, ह, ये भी आपका महाप्राण होता है। ये भी आप कमेंट करके बताना कि इससे पहले कितने लोग ये जानते थे कि श, ख, स, ह जो है वो महाप्राण होता है। दूसरा और चौथा वर्ड ख, घ, छ, झ, ठ, ड, थ, ध, प और भ, ये तो होता ही है, और स, ख, सह भी होता है। ये कितने लोग जानते हैं आप मुझे जरूर बताना। वैसे यहाँ पर एक नोट करके मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन लिखा है, इसको भी आप देख लीजिए कि प्रत्येक स्वर वर्ड जो होते हैं वो न तो अल्प प्राण होते हैं और न ही महाप्राण होते हैं। तो अगर आपसे मान लीजिए पूछ ले कि निम्न में अल्प प्राण नहीं है और आपसे बीच में एक स्वर दे दे तो आप ऐसे फंस जाएंगे। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें, अगर ये नोट पॉइंट्स याद रहेगा तो अब आपके क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं होंगे कि प्रत्येक जो स्वर वर्ड होता है वो न तो अल्प प्राण होता है और न ही महाप्राण होता है। अब दोस्तों वहीं पर आप तीसरे नंबर पर देखे होंगे कि तारत या फिर प्रकंपन के आधार पर वर्ड कितने होते हैं। तो तारत या फिर प्रकंपन के आधार पर वर्ड के 2 भेद होते हैं, घोष जिसे कि आप सघोष कहते हैं, या फिर आपको कहीं कहीं ये प्रकंपित वर्ड के नाम से देखने को मिल जाता है। तो इसके बारे में हम बिल्कुल विस्तार से चर्चा करेंगे। और दूसरे नंबर पर आपका आ जाता है अघोष यानी कि अप्रकंपित वर्ड, जो कि आपको इस नाम से भी कहीं कहीं देखने को मिल जाता है। इनके बारे में हम बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि घोष और सघोष से आपका प्रश्न जो है आपके हर एग्जाम में बन जाता है। इससे पहले जो लोग यूपी टेट एग्जाम दिए उनको तो ये चीज़ें बिल्कुल पता होंगी, और जो पहली बार यूपी टेट एग्जाम देने जा रहे हैं उनको विशेष तौर से ये दोनों पॉइंट से याद करके रखनी है, देखनी है बहुत ही अच्छे तरीके से, क्योंकि यहाँ से 1 नंबर के प्रश्न तो जरूर से जरूर 110% इस बार आपके यूपी टेट एग्जाम में बनने वाले हैं। अब दोस्तों नंबर 1 पर बात करें घोष यानी कि सघोष, जिसे हम प्रकंपित वर्ड कहते हैं, उनकी अगर हम विस्तार से चर्चा करें तो घोष, सघोष या फिर प्रकंपित वर्ड का जो अर्थ होता है वो होता है लहर, यानी कि इनका जो अर्थ होता है वो लहर होता है। तो कभी कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि घोष
घोष वर्ड का अर्थ क्या होता है? तो घोष वर्ड का जो अर्थ होता है वो लहर होता है, अर्थात जिन वर्डों के उच्चारण में प्रकंपन पैदा हो या फिर लहर पैदा हो उसे हम घोष, सघोष या फिर प्रकंपित वर्ड कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का जो आपका तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ड होता है वही आपका जो है घोष या फिर सघोष होता है। और आपका प्रत्येक अंतस्थ व्यंजन और ह यानी कि य, र, ल, व और ह, हर जगह आपको यही बताया जाता है कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा वर्ड घोष और सघोष होता है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ पर प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ड तो घोष और सघोष होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ प्रत्येक अंतस्थ व्यंजन और ह और प्रत्येक जो स्वर होता है वो आपका घोष, सघोष या फिर प्रकंपित वर्ड होता है। यानी कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से आपको याद करना है, बहुत ही अच्छे तरीके से देखना है। दोस्तों वीडियो कितनी भी लंबी बन जाए मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन कम से कम जो बच्चे यहाँ तक आ गए हैं उनको तो ये चीज़ें बिल्कुल मिल ही जाए कि अब उनके जो क्वेश्चन है वो खास तौर से घोष, सघोष या फिर हिंदी वर्णमाला के कहीं से भी क्वेश्चन बन जाए तो उनके तो बिल्कुल गलत नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पर वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, लेकिन मुझे इसकी परवाह नहीं है। मैं आपको यहाँ पर आज बहुत ही विस्तार तरीके से सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, क्योंकि मैंने पीपीटी बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार की है, बहुत ज़्यादा टाइम इसमें लगा है। तो अगर मैं जल्दी जल्दी बता करके यहाँ से निकल जाऊँगा तो न तो मेरा ही फायदा होगा और न ही आपका फायदा होगा, यानी कि मेरी जो मेहनत है वो बिल्कुल बेकार चली जाएगी। तो यहाँ पर आप याद करके रखिए, नोट डाउन करके रखिए कि जो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ड है वो तो आपका घोष होता है। प्रत्येक जो अंतस्थ व्यंजन और ह होता है यानी कि य, र, ल, व और ह होता है ये भी घोष होता है। और प्रत्येक जो स्वर होता है यानी कि अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ और ओ ये घोष और सघोष या फिर प्रकंपित वर्ड ये भी होता है। अब दोस्तों अगर आपका घोष क्लियर होगा तो आपका अघोष भी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, यानी कि जितने भी आप बच रहे हैं वो आपके अघोष में आ जाते हैं, यानी कि अप्रकंपित वर्ड के अंतर्गत आ जाते हैं। जिन वर्डों के उच्चारण में तारत्व या फिर प्रकंपन नहीं होता है उसे हम अघोष वर्ड कहते हैं, यानी कि अप्रकंपित वर्ड कहते हैं। अब ये अप्रकंपित वर्ड कितने होते हैं? प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ड यानी कि क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, वह प्रत्येक उस व्यंजन ह को छोड़ करके, क्योंकि ह को मैंने जो है वो घोष में ले लिया है, तो यहाँ पर ह को छोड़ करके जो प्रत्येक उस व्यंजन है जैसे स, ख, स, ये आपका अघोष वर्ड होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आप अगर ये याद कर लेते हैं तो आपका घोष वाला जो पॉइंट्स है वो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, क्योंकि ये कम है और वो ज़्यादा है। तो आप ये याद कर लेंगे कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा, पहला और दूसरा, स, ख, स, ह और ह को छोड़ करके जितने भी होते हैं वो आपके घोष में आ जाते हैं। अब दोस्तों वर्ड और उनके उच्चारण स्थान, हालांकि मैंने आपको पहले भी बता दिया, लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा और डिटेल में बता रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर मैंने आपको ये बता दिया कि क वर्ग का जो वर्ड होता है वो कंठ से निकलता है, लेकिन क वर्ग में आपका अंग भी आता है। तो अंग जो होता है वो कंठ और नासिका दोनों से निकलता है। तो ये आपको बिल्कुल याद करके रखना है, क्योंकि यहीं से आपके जो होते हैं वो आपके प्रश्न फंसा दिए जाते हैं। तो अगर हम क वर्ग की बात करें तो क वर्ग अ और अह और विसर्ग ये जो होते हैं आपके कंठ से निकलते हैं, इनका उच्चारण स्थान जो होता है वो कंठ होता है। च वर्ग और ई, य, स और ज्ञ ये आपका तालु से होता है, यानी कि इनका उच्चारण स्थान तालु है। ट वर्ग, रि, र और स ये मूर्धा से हैं। त वर्ग, रि, ल और स ये दंत से हैं। प वर्ग और उ ये ओष्ठ से हैं। व और फ का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है। ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठोस्थ है। ए और ऐ का उच्चारण स्थान कंठ और तालु है। छ का उच्चारण स्थान कंठ और मूर्धा है। त्र का उच्चारण स्थान दंत और मूर्धा है। स्र का उच्चारण स्थान तालु और मूर्धा है। य, म, ङ, ड़, न, म इन्हें नासिक के वर्ड भी बोला जाता है, इनका जो उच्चारण स्थान होता है वो नासिक है। दोस्तों हो सकता है कि बोलने में मैं कहीं पर कुछ चीज़ें मिस कर दिया हूँ, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ऐसे वर्ड्स ही दिए गए हैं, तो मैं इनका प्रॉपर तरीके से आपको पीपीटी दिखाई रहा हूँ, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। तो थोड़ा सा मान लीजिए अगर मैं कहीं कुछ गलत चीज़ें बोल दिया हूँ तो आप उसको इग्नोर कीजिएगा। आप यहाँ पर सारी चीज़ें बिल्कुल देख रहे हैं, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के अच्छे से अपनी प्रॉपर तरीके से तैयारी कर सकते हैं। अब दोस्तों वर्णमाला बोध के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो कि मैंने लास्ट में बिल्कुल शामिल किया है
उन बच्चों के लिए जो कि बिल्कुल सीरियस तरीके से यहाँ पर इस एग्ज़ाम की तैयारी करने आए हैं। क्योंकि अगर मैं इन चीज़ों को पहले ले लेता तो कुछ बच्चे यहीं पर देख करके बिल्कुल चले जाते, और यहाँ पर अब जो रुके हैं, यानी कि आप इस वीडियो को पर अब अगर अभी तक देख रहे हैं तो आप बहुत ही सीरियस हैं अपने पढ़ाई को लेकर के, तो आपको ये चीज़ें बिल्कुल मिलनी चाहिए क्योंकि आप इसके हकदार हैं। तो यहाँ पर वर्णमाला बोध से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हमने लिख लिए हैं जो कि बार बार आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अगर हम बात करें नंबर 1 पर, तो हिंदी में काकल्य जो वर्ड होता है वो एक होता है, यानी ह को हम काकल्य वर्ड कहते हैं। अगर काकल्य का अर्थ से कभी आपसे क्वेश्चन बन जाए तो काकल्य का अर्थ होता है स्वर यंत्रमुखी। आपको इन सभी को बिल्कुल याद करके रखना है, नोट डाउन करके रखना है, क्योंकि ये चीज़ें आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं पर भी मिलने वाली नहीं है, क्योंकि मैं इनको इन इतने अलग अलग जगह अलग अलग सोर्सों से लेकर के आया हूँ कि शायद ही कोई इतना सोर्स को देखेगा कि यहाँ पर मुझे पीपीटी बनाने के लिए इतने सोर्सों की आवश्यकता होगी। तो आप यकीन मानिए ये सारे पॉइंट्स आपको यूट्यूब पर, पूरे भी यूट्यूब पर आज के बाद हो सकता है कि आपको देखने को मिल जाए, क्योंकि यहाँ पर अब मैं पीपीटी दे रहा हूँ तो बहुत से लोग इसका कॉपी कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर इससे पहले की अगर कोई वीडियो होगी तो उसमें आपको देखने को नहीं मिला होगा। अगर आपको देखने को मिला होगा तो आप मुझे कमेंट करके आप इसका स्क्रीनशॉट भेजना, मैं आपकी बात को मान लूँगा। और दोस्तों यहाँ पर आप इसको याद करके रख सकते हैं, आप इसको नोट डाउन जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला है। हिंदी में विवृत वर्ड जो होते हैं वो एक होते हैं, वो कौन सा है? तो आ है। विवृत का अर्थ कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि बिल्कुल खुला हुआ या फिर बिना गोला बनाए हुए, तो विवृत का अर्थ जो होता है वो खुला हुआ होता है, और विवृत वर्ड जो हिंदी में है वो एक होता है, वो आ होता है। हिंदी में अर्धविवृत क्या होता है? हिंदी में अर्धविवृत कुल 3 होते हैं, ए, औ और आ, और अर्धविवृत का अर्थ होता है आधा खुला हुआ। हिंदी में संवृत्त वर्ड जो होते हैं वो 4 होते हैं, ई, उ और उ। संवृत्त का अर्थ होता है समान ढंग से बोले जाने वाले वर्ड। संवृत्त वर्ड 4 होते हैं, ई, उ। ये तो आपको यूट्यूब पर देखने को मिल जाएगा, लेकिन संवृत्त का अर्थ क्या होता है ये आपको हर जगह देखने को नहीं मिलेगा। ये आपको केवल विनायक क्लासेस प्रयागराज पर ही देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत जगहों से ये सारी चीज़ें बिल्कुल आपके लिए लिख करके लेकर आया हूँ, और पीपीटी बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा है। तो दोस्तों अगर आप यहाँ तक आए हैं तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, क्योंकि ऐसी ही वीडियो आपको प्रॉपर तरीके से हिंदी की आपको आपके इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलने वाली है। साथ ही आपको सीडीपी की बहुत ही बेहतरीन क्लास अंता मैम के द्वारा, मैथ्स की बहुत ही बेहतरीन क्लास दीप्ति मैम के द्वारा, और ईवीएस की बहुत ही मस्त क्लास आपको साक्षी मैम के द्वारा मिलने वाली है। आपका बहुत ज़्यादा टाइम लेंगे नहीं। 5वें नंबर पर अब हम लोग आते हैं कि हिंदी में अर्ध संवृत्त वर्ड जो होते हैं वो 2 होते हैं, ए और औ। अर्ध संवृत्त का अर्थ होता है आधा समान ढंग से बोले जाने वाले वर्ड। नंबर 6 पर आपका आ जाता है हिंदी में संघर्षी वर्ड जो होते हैं वो 3 होते हैं, स, ख, श। संघर्षी का अर्थ है संघर्ष करके बोले जाने वाले वर्ड। मैं यहाँ पर अब ज़्यादा चीज़ें आपको डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, बस आपको प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें यहाँ पर लिख करके दे दिया हूँ। आप यहाँ पर इसको रट सकते हैं या फिर आप इसको याद कर सकते हैं, जैसे भी करिए आप इसको याद कर लीजिए, क्योंकि यहीं से आपके क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में बनने वाले हैं, क्योंकि फंसाने वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो यहीं से ही बनते हैं। नंबर 7 पर आपका आ जाता है हिंदी में स्पर्श संघर्षी वर्ड 4 है, च, छ, ज और झ। स्पर्शी संघर्ष का अर्थ होता है स्पर्श करके संघर्ष करना। नंबर 8 पर आपका आ जाता है हिंदी में वर्ड्स। वर्ड जो होते हैं वो 4 होते हैं, र, ल, न और स। वर्ड्स का अर्थ होता है दांत के निचले भाग से बोले जाने वाले वर्ड, यानी कि जो दांत के निचले भाग से बोले जाने वाले वर्ड होते हैं वो र, ल और न और स होते हैं। ये आपको बिल्कुल याद करके रखना है। नंबर 9 पर आपका आ जाता है हिंदी में वर्तुल। वर्ड 4 हैं, उ, ओ और अ। औ वर्तुल का अर्थ होता है ओठ सिकोड़ कर बोले जाने वाले वर्ड, यानी कि जो वर्ड आप ओठ सिकोड़ करके बोलते हैं वही आपके वर्तुल वर्ड होते हैं, जो आपके 4 होते हैं, उ, ओ और औ। और नंबर 10 पर आपका आ जाता है हिंदी में अवर्तुल। वर्ड 4 होते हैं, ई, ए और ए। अवर्तुल का अर्थ है बिना ओठ सिकोड़े बोले जाने वाले वर्ड। और नंबर 11 यानी कि जो सबसे लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन है, हिंदी में पार्श्विक वर्ड जो होते हैं वो 1 है, और ये होता है ल।
बार बार आपका एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि पार्श्विक वर्ड हैं, यानी कि हिंदी में पार्श्विक वर्ड हैं, तो हिंदी में पार्श्विक वर्ड जो है वो एक है, उसका नाम है ल। और पार्श्विक वर्ड का अर्थ है कि गले के पीछे से बोला जाने वाला वर्ड, यानी कि जो गले के पीछे से बोला जाने वाला वर्ड होता है वही आपका पार्श्विक वर्ड होता है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि वर्ड वाला को मैंने आपको बहुत ही विस्तार से बताया, बहुत ही प्रॉपर तरीके से अच्छे से पूरा डिटेल में समझाने की कोशिश की। उम्मीद करते हैं कि चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आई होंगी। प्लीज़ अगर आप यहाँ तक आए हैं तो एक कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी, चीज़ें आपको समझ में आई कि नहीं आई। आगे आप इसी तरह की और भी क्लास चाहते हैं या फिर नहीं चाहते हैं, तो अगर आप एक कमेंट करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी आगे और भी वीडियो बनाने के लिए, और मैं बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल तरीके से ऐसी ही पूरी हिंदी की क्लास अगर आपके कमेंट आते हैं तो आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने उन दोस्तों के पास शेयर भी कर दे जो आपके साथ यूपी टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, क्योंकि यहाँ पर ऐसी वीडियो आपको हर रोज़ देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।